नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। सीटेट हिंदी पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 34वीं वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं, यानी कि किन एक्टिविटीज़ के द्वारा बच्चे मोटिवेटेड होते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। दिया गया है कि जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है। अब वयस्क तो कोई भी हो सकता है ना, जैसे कि विदेश में बैठा कोई बालक जो एडल्ट है वो भी वयस्क की कैटेगरी में आएगा। तो जो विदेश में बैठा हुआ बालक है वो उसकी एक्टिविटी की योजना थोड़ी बनाएगा। कहने का मतलब कि यहाँ पर स्पेसिफाइड नहीं किया गया है कि जिस विद्यालय में बच्चा पढ़ा होगा या तो योजना वहाँ के टीचर बनाएंगे या तो बच्चा खुद बनाएगा। अब कोई विदेश या फिर कोई ऐसा बालक, कोई ऐसा वयस्क, कोई ऐसा अडल्ट जो कि बच्चे को नहीं जानता है, उसकी क्षमता को नहीं जानता, उसके बारे में योजना थोड़ी बना सकता है कि बच्चा किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है। अब आपको लग रहा होगा कि बाल केंद्रित शिक्षा की वजह से ये अप्रोप्रिएट होगा, लेकिन ये भी अप्रोप्रिएट नहीं है। कैसे? देखिए, हो सकता है कि बच्चे ये योजना बना लें कि केमिस्ट्री के लैब में जा करके हम लोग सभी केमिकल्स को मिला करके एक धमाका कर देंगे। तो क्या ये एक्टिविटी बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट है? नहीं है। एक्टिविटी वो अप्रोप्रिएट होती है जिसमें बच्चे को कुछ सार्थक तौर पर सीखने का मौका मिले। अब यहाँ पर कुछ बच्चे शरारती भी होते हैं। शरारत के वजह से अगर वो सभी केमिकल्स को मिला देंगे केमिस्ट्री लेबोरेटरी में तो निश्चित तौर पर कुछ हानि हो सकती है बच्चे का, और ये सार्थक अधिगम नहीं कहा जा सकता। इस वजह से ये विकल्प निगेटिव होगा, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प चौथा देखिए, जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण हो। अब अर्थपूर्ण तो बताया जा रहा है, लेकिन किसके लिए? अध्यापक के लिए। आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, जिसमें सार्थक अधिगम किसका कराना है? बच्चे का कराना है, टीचर को थोड़ी सीखना है। इस वजह से यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण हो। अब हम एक ऐसा एक्टिविटी कराएंगे जिसमें बच्चे को कुछ सार्थक तौर पर सीखने का मौका मिले, उसका कुछ अर्थ निकले। अब मान लीजिए बच्चा कुछ एक ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है वो एक्टिविटी, कुछ सीखने का मौका नहीं मिल रहा है, तो हम क्यों कराएंगे बच्चे को जब कुछ सीखने का मौका ही नहीं मिल रहा है? यानी कि बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होना चाहिए। विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए। अनुदेशन का मतलब कि इंस्ट्रक्शन की बात की जा रही है, यानी कि इंस्ट्रक्शन का मीडियम किस लैंग्वेज में होना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। प्राथमिक स्तर पर किस भाषा में बच्चे को निर्देश देने चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। शिक्षक की भाषा या अनुदेशन के माध्यम से। अब शिक्षक कौन सा भाषा जानता है इससे मतलब नहीं है, बच्चा कौन सी भाषा को समझ पाता है इससे मतलब है। यानी बच्चे जब पहली बार विद्यालय में जाते हैं, देखिए प्राथमिक स्तर की बात की गई है, यानी जब पहली बार विद्यालय जाते हैं तो हो सकता है विद्यालय की औपचारिक भाषा ना जानते हो सकता है टारगेट लैंग्वेज ना जानते हो, लेकिन कम से कम वो अपनी मातृभाषा, अपनी मदर टंग तो जानते ही जानते हैं। यानी जो इंस्ट्रक्शन का माध्यम होगा वो बच्चे की मदर टंग होगा। यहां पर शिक्षा की भाषा की बात की जा रही थी, विकल्प निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, विद्यालय की भाषा या राज्य की भाषा में, यह भी विकल्प निगेटिव है। अब मान लीजिए कि कोई साउथ का बच्चा, उसके पापा मम्मी का ट्रांसफर हो गया जॉब की वजह से, मान लीजिए यूपी में ट्रांसफर हो गया, साउथ का बच्चा है तो उसका मदर टंग क्या होगा? मलयालम, तमिल, तेलुगु में से कोई भी एक हो सकता है। अब यहाँ वहाँ का बच्चा उस मदर टंग को जानता था, लेकिन यूपी में जब उसके पिता का ट्रांसफर हो गया तो यहाँ पे किसी विद्यालय में उसका नाम लिखाया, तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज तो हिंदी है यूपी में, और राज्य की भाषा की भी अगर हम लोग बात करें तो ये भी हिंदी है, लेकिन हिंदी तो वो जान ही नहीं रहा है, और विद्यालय की भाषा भी हिंदी है, हिंदी वो जान ही नहीं रहा है। तो क्या आप विद्यालय की भाषा और राज्य की भाषा में उसको इंस्ट्रक्शन देंगे? नहीं देंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चा जो लैंग्वेज जानता है उसी का अप्रोप्रिएट तरीके से हम लोग यूज करना चाहेंगे, ताकि बच्चे को कम से कम कुछ समझ में तो आए। अब मान लीजिए बच्चा हिंदी नहीं जान रहा है, अब मैं हिंदी में उसको इंस्ट्रक्शन दूंगा, क्या वो मेरे द्वारा कहे गए इंस्ट्रक्शन निर्देशों को समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, द्वितीय भाषा या फिर अंग्रेजी भाषा में। द्वितीय भाषा यानी टारगेट लैंग्वेज की बात की जा रही है, और अंग्रेजी भाषा यानी कि आंग्ल लैंग्वेज की बात की जा रही है, आंग्ल भाषा। यह भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो सेकंड लैंग्वेज होता है वो बच्चा औपचारिक तरीके से विद्यालय में सीखता है। अब बच्चा पहली बार विद्यालय आया तो अभी उसका शिक्षा प्रारंभ नहीं हुआ है, तो कहां वो औपचारिक भाषा सीख पाया है? यानी कि अभी उसके पास केवल एक ही लैंग्वेज है, उसकी मदर टंग, इसलिए उसकी मदर टंग में ही बताना चाहिए। यह भी विकल्प निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित कथन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? निगेटिव वाला हमसे पूछा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। हमसे पूछा जा रहा है कि कविता, गीत एवं मंत्र वे तरीके हैं जिससे बच्चे
यानी कि इनसे बच्चे क्या नहीं सीख सकते हैं, सीधे तौर पर यह पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, कविता की बात की गई है और गीत की बात की गई है और मंत्र की बात की गई। कविता क्या होता है, बच्चे लय में गाते हैं, जैसे कि एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी की जाल में जाके वो फंसा। और गीत भी बच्चे लय में गाते हैं, तो इससे बच्चे को आनंद मिलता है। तो जो गीत या फिर कविता की बात आएगी तो वो आनंद के लिए बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता है बच्चों को। ठीक है, तो जहां पर हमको व्याकरण दिख जाए वहीं वाला हमारा निगेटिव होगा। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। शब्द एवं वाक्य संरचना रटते हैं। अब देखिए, अगर आपने केवल टैग वर्ड पढ़ा है और क्रिटिकल थिंकिंग नहीं लगाएंगे तो ये प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। प्रश्न हमसे क्या पूछा गया कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कविता, गीत और मंत्र जो होते हैं वो उसके माध्यम से व्याकरण बच्चे को नहीं बताया जाता है, ये आनंद के लिए किया जाता है। ठीक है, बच्चे को मजा आ रहा होता है, आनंद आ रहा होता है, इसके लिए। तो देखिए, शब्द और वाक्य संरचना रटने का मतलब यहां पर यह है कि यहां पर बच्चे जैसे कविता को गाते हैं तो एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं। रिपीट करना यानी एक ही चीज को रटने के संदर्भ में। आप देखिएगा, बच्चे उस चीज को जब कविता पढ़ते हैं तो वो उन चीज को रटा जाता है। एक ही चीज बार बार रिपीट करने की वजह से वो चीजें उनको रटी हुई होती हैं। आप किताब में अगर वही बच्चा अगर पढ़ रहा है तो जिस शब्द पर या फिर जिस वाक्य पर वो उंगली रख करके आगे बढ़ा हो उससे तेज वो पढ़ रहा होता है। क्यों? क्योंकि चीजें उसे रटी हुई हैं। एक ही चीज बार बार रिपीट करने की वजह से, कक्षा में एक ही चीज लय में गाने की वजह से वो चीजें उसको रटी गई हैं। ये विकल्प इसी के बारे में कहा जा रहा है। यहां पर रटने का मतलब याद करना नहीं है, बल्कि एक ही चीज को, एक ही कविता को, एक ही लय को बार बार रिपीटिशन की वजह से उसको याद हो गया, रटा गया, उस सेंस में कहा गया। इस वजह से यह विकल्प एक तरीके से पॉजिटिव है और प्रश्न हमसे नेगेटिव सेंस में पूछा गया था, यह हमारा उत्तर नहीं हो सकता। देखिए, इसी को क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं कि मैं आपको बता चुका हूं पहले कि जहां पर रटना शब्द दिख जाए वो आपका नेगेटिव होता है, लेकिन यहां पर विकल्प के हिसाब से यह रटना यहां पर नेगेटिव नहीं है, बल्कि कविता क्या करते हैं बच्चे, एक ही चीज को बार बार रिपीट करने की वजह से उस चीज को याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, उस सेंस में आया हुआ है। तो यहां पर रटना जो है वो पॉजिटिव सेंस में देखा जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं इसी को क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं कि आप एक ही शब्द को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि एक जगह पॉजिटिव है, एक जगह नेगेटिव है। ठीक है, चलिए दूसरा दिया गया है, उच्चारण का अभ्यास करते हैं। उच्चारण का अभ्यास करते हैं, यह भी बात बिल्कुल सही है। बच्चे जब कविता को लय में गा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उच्चारण ही तो कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन ही तो कर रहे हैं, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। चौथा देखिए, शब्द संपदा बढ़ाते हैं, यानी कविता के बारे में जब वो पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं तो इससे नई नई शब्दों के बारे में जानते हैं, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा, विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं। अब कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से बच्चे को व्याकरण नहीं सिखाया जाता। क्यों नहीं सिखाया जा सकता, ध्यान से समझिएगा। क्योंकि कविता में जो तुकांत वाले शब्द होते हैं, जैसे कि एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी की जाल में जाके वो फंसा, तो आप देखेंगे कि अंत में आ वाला आ रहा है, तुकांत वाला आ रहा है। तो यहां पर कई शब्दों को जिसका कोई खास मतलब नहीं होता है, लेकिन तुकांत बैठाने के लिए, तुक बैठाने के लिए उसको निरर्थक शब्दों का भी वहां पर प्रयोग किया जाता है। तो बच्चे को निरर्थक शब्दों के माध्यम से थोड़ी व्याकरण पढ़ाया जाएगा। व्याकरण का तो अपना स्ट्रक्चर होता है ना, जिसको सही तरीके से बच्चे को पढ़ाना है। अब गीत हो गया या फिर कविता हो गया, जैसे कि आप बॉलीवुड का कोई भी सॉन्ग सुनते होंगे, तो उसमें क्या होता है कि कई बार तुक बैठाने के लिए निरर्थक शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। इस वजह से कविता और गीत के माध्यम से हम लोग बच्चों को व्याकरण नहीं सिखा सकते। ये चूंकि निगेटिव सेंस में है, इस वजह से यही इसका एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षक बच्चों का आकलन करता है क्यों? बच्चों का आकलन क्यों किया जाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों का आकलन इसलिए किया जाता है ताकि जो चैप्टर या फिर जो कॉन्सेप्ट बच्चे को बताया गया है उसमें कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही, कहीं समस्या तो नहीं आ रही है, ये जानने के लिए। क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट बच्चे को बताया गया है उससे जुड़ा हुआ अगला कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि सभी एक क्रम में जुड़े हुए होते हैं, यानी कि आगे के अधिगम में बच्चे को समस्या ना आए, इसलिए पुराने वाले कॉन्सेप्ट को सही तरीके से क्लियर और उसमें आ रही समस्याओं को जानने के लिए ही आकलन किया जाता है। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि यह ज्ञात करने के लिए कि कक्षा में कौन भाषा का श्रेष्ठतम उपयोग करते हैं। तो कक्षा में श्रेष्ठतम उपयोग, श्रेष्ठतम यानी कि सबसे अच्छा उपयोग कौन करता है, यानी कि कहीं ना कहीं एक दूसरे बच्चे की तुलना करने की बात आ रही है। तो जो भी बच्चा एक दूसरे के बीच में तुलना करेगा वो विकल्प हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें श्रेष्ठतम उपयोगकर्ता का पता नहीं लगाना है, हमें सभी बच्चों को श्रेष्ठ उपयोग करना सिखाना है। किसी एक बच्चे का थोड़ी पता लगाना है कि वो बहुत अच्छा बोल लेता है भाषा का, हमें सभी बच्चों को भाषा अच्छे तरीके से बोलना सिखाना है। किसी एक बच्चे की बात नहीं होगी, सभी बच्चों को साथ लेकर के चलने की बात होगी। विकल्प निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, चौथा देखिए, यह बच्चे की उस सहपाठी से तुलना करने के लिए
के लिए। तो यहां पर मैं बता चुका हूं कि जब भी किसी विकल्प में किसी एक बच्चे का दूसरे से तुलना करने की बात आएगी वो हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, यह पता लगाने के लिए कि बच्चे को सीखने में कहां पर कमी आ रही है, तो ये हमारा पॉजिटिव हो सकता है, फिर भी मैं स्टार लगा रहा हूं, आगे आपको पता चलेगा क्यों। एक ही विकल्प बच्चा तीसरा, देखिए तीसरा क्या बोला जा रहा है कि बच्चों को उनके आगे के अधिगम के लिए सहायता प्रदान करने हेतु योजना बनाने के लिए। बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने आपको बताया कि एक कॉन्सेप्ट जो आज बच्चा कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है उससे जुड़ा हुआ अगला कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मैंने आपको एक प्रमेय पढ़ाया कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, ये मैंने आपको एक प्रमेय बता दिया। उसके बाद से आपसे मैंने एक प्रश्न पूछा कि मान लीजिए ये एक त्रिभुज है जिसमें ये 40 अंश का कोण है, ये मान लीजिए कि 70 अंश का कोण है, तो ये कोण कितने अंश का होगा ये बताइए। तो अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझा होगा तभी आप इसका प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। यानी कि यही बोला जा रहा है, देखिए आगे के अधिगम के लिए सहायता प्रदान करने हेतु योजना बनाना, यानी आगे का अधिगम क्या है। जैसे मैंने अभी केवल आपको ये कॉन्सेप्ट बताया कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो इसके आगे का अधिगम क्या था, ये वाला आगे का अधिगम था कि अब इसका एप्लीकेशन करके, इसका यूज करके, इसको अप्लाई करके हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अगर बच्चे को यहां पर कोई समस्या है तो जाहिर सी बात है ये प्रश्न सॉल्व नहीं कर पाएगा। यानी आगे की अधिगम के लिए सहायता प्रदान करने के लिए, आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए अभी वर्तमान के कॉन्सेप्ट में कहां पर दिक्कत है इसकी योजना बनाना, इसको पहचानना और इसको सही करने की योजना बनाना, यही बात की गई है विकल्प नंबर 3 में। तो अब विकल्प नंबर 2 थोड़ा सा संकुचित हो जाएगा, इस वजह से गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये पहले से ऑप्शन नंबर 3 में इंक्लूडेड है और ऑप्शन नंबर 3 यहां पर ब्रॉड सेंस में, इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी भाषा से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये क्या कहलाता है? ध्यान से समझिएगा। मैं मान लीजिए 2 लैंग्वेज जानता हूं, हिंदी और इंग्लिश। एक ही कॉन्सेप्ट को बोलने के दौरान मैं हिंदी का भी प्रयोग कर रहा हूं और इंग्लिश का भी प्रयोग कर रहा हूं, तो इसे क्या बोलेंगे? जैसे कि देखिए ध्यान से समझिएगा, यहां से आपका उदाहरण शुरू हो रहा है। मैं आपको सीटेट की तैयारी करा रहा हूं। इफ यू विल गो थ्रू ऑल द वीडियोज ऑफ कैरियर बिट यू विल गेट गुड मार्क्स इन सीटेट दिसंबर 2022। एक ही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि मैं आपको सीटेट की तैयारी करा रहा हूं और अगर आप कैरियर बिट के सीटेट से रिलेटेड सभी वीडियोस को देख लेंगे तो आप सीटेट दिसंबर 2022 में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। एक ही कॉन्सेप्ट के दौरान आधा पार्ट मैंने हिंदी में बोला और आधा पार्ट मैंने इंग्लिश में बोला, यानी कि 2 लैंग्वेज में जान रहा हूं, हिंदी और इंग्लिश का प्रयोग मैंने किया और एक ही कॉन्सेप्ट को बोलने के दौरान आधा मैंने हिंदी आधा मैंने इंग्लिश का प्रयोग किया। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे हम लोग कोड स्विचिंग बोलते हैं और हिंदी में संकेत बदलना बोलते हैं। जैसे कि जो भी मैं हिंदी में बोल रहा हूं इसके कुछ ना कुछ सिंबल्स होते हैं ना, कुछ लिपि होते हैं। लिपि में जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे मैंने बोला तो ये किससे बना हुआ है? म से। ये वर्ण ही तो है और ऊपर ए की मात्रा लगी हुई है, तो ये सब क्या है? वर्ण ही तो है। और वर्ण क्या होते हैं? संकेत ही तो होते हैं। यानी कि मैं संकेतों का प्रयोग कर रहा था हिंदी बोलने के संदर्भ में। उसके बाद जब मैं इंग्लिश पर गया, यानी उसके अल्फाबेट्स ABCD की मैं बात कर रहा था, यानी कि क्योंकि अल्फाबेट से ही मिलकर तो वर्ड बने हुए हैं और वर्ड मिलकर के पूरे एक सेंटेंस को बनाते हैं। तो जब मैं हिंदी की बात कर रहा था तो हिंदी के कोड का यूज कर रहा था, जब मैं इंग्लिश की बात कर रहा था तो इंग्लिश के कोड का यूज कर रहा था। यानी कि कोड को मैंने बदल दिया, हिंदी से इंग्लिश चला गया। इसी को तो बोला गया है संकेत बदलना। विकल्प नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चे अपने लिखने की शुरुआत यात्रा आड़ी तिरछी रेखाएं बना करके करते हैं, ये चिन्ह क्या कहलाते हैं? देखिए बच्चे जब लिखना शुरू करते हैं तो विभिन्न प्रकार के सीधी तिरछी ऐसे गोजते हैं, इसी प्रकार से गोला बनाते हैं, कभी अर्धगोला कभी इस प्रकार से गोजते हैं। इसी को पूछा जा रहा है कि इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग स्क्रिबलिंग बोलते हैं। स्क्रिबलिंग। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल बच्चे को उनका हस्तलेखन विकसित करने में सहायता करेगा? हस्तलेखन को विकसित करना है, देखिए हाथ से लिखने की बात की जा रही है। कौन सा एक ऐसा एक्टिविटी है जो कि बच्चे को मदद करेगा हाथ से लिखने में? देखिए हाथ से लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल होता है। देखिए 2 प्रकार के कौशल होते हैं गतिक कौशल, जैसे कि आप किस प्रकार से मूवमेंट करेंगे इसके आधार पर 2 प्रकार से इसको बांटा गया है। एक होता है स्थूल गतिक कौशल, यानी कि अगर आप दौड़ रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो उस दौरान आपका पूरा बॉडी मूवमेंट कर रहा होता है, इसीलिए इसे स्थूल गतिक कौशल कहते हैं। और एक होता है सूक्ष्म गतिक कौशल, यानी कि आपका बॉडी का मूवमेंट तो हो लेकिन बहुत कम हो, नाम मात्र का हो। जैसे कि आप सुई में धागा डाल रहे हैं तो उस समय आप हाथों को लेकर के
ध्यान से समझिएगा, हाथों की उंगलियों का प्रयोग कर रहे होते हैं सुई में धागा डालने के संदर्भ में, तो वहां पर भी आपकी बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, लेकिन बहुत कम हो रहा है। तो जहां पर बॉडी का मूवमेंट बहुत कम होता है उसे हम लोग सूक्ष्म गति कौशल कहते हैं, और जहां पर बॉडी का मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है उसे हम लोग स्थूल गति कौशल कहते हैं। अब हाथ से लिखने की बात आ रही है, जैसे मैं देखिए स्क्रीन पर लिख रहा हूं नीरज, तो लिखने के दौरान मेरी केवल उंगलियां ही एक्टिव है। मैं चेयर पर बैठा हुआ हूं, आराम से बैठ करके लिख रहा हूं, यानी केवल मेरी उंगलियां ही एक्टिव है। लेकिन मैं जब दौड़ने जाऊंगा तो मेरा पूरा बॉडी मूवमेंट करेगा, मेरा पूरा बॉडी एक्टिवेट होगा। यानी कि जैसे लिखने की जब बात आएगी तो ये क्या है, ये सूक्ष्म गति कौशल है। यानी कि इन चारों में से जो सूक्ष्म गति कौशल होगा वही तो बच्चे की मदद करेगा, क्योंकि बच्चा अपने उंगलियों पर कंट्रोल पाएगा, यानी सूक्ष्म गति कौशल वाला हमारा उत्तर होगा। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि अलमारी में कपड़ों को फैलाना। अब अलमारी में जब हम लोग कपड़ों को फैलाएंगे तो जाहिर सी बात है खड़े होकर के फर्श पर खड़े होंगे और अलमारी को खोल करके और कपड़े को फैला रहे होंगे, यानी कि हमारा पैर भी एक्टिव है, क्योंकि पैर के सहारे हम लोग खड़े हैं। तो इसे हम लोग एक तरीके से स्थूल गति कौशल के तौर पर देखेंगे, क्योंकि देखिए कंपैरिजन के तौर पर आपको देखना है, दौड़ना ही केवल आप नहीं समझ सकते। जैसे चारों विकल्प में जो सबसे कम मूवमेंट होगा वो तो आपका एक तरीके से सूक्ष्म गति कौशल हो जाएगा, और उससे थोड़ा भी ज्यादा अगर कोई मूवमेंट कर रहा है, जैसे कि जो सूक्ष्म हुआ उससे थोड़ा भी ज्यादा अगर कोई मूवमेंट कर रहा है तो वो स्थूल के कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि हमें कंपैरिजन के तौर पर देखना है। चारों में से एक ही विकल्प तो चुनना ही है, ये तो कंफर्म है। दूसरा देखिए, कुछ छलका देना। अब जैसे मैं चाय लेकर के जा रहा हूं उसमें कप में, तो कप में चाय लेकर के जा रहा हूं, अचानक से मुझे ठेस लग गया पैर में और मैं थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया, तो इस कंडीशन में मेरा चाय छलक जाएगा। तो इसमें भी क्या हो रहा है, ये स्थूल कौशल की तरफ देखा जाएगा, स्थूल गति कौशल की तरफ देखा जाएगा। ये भी विकल्प हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तिल्लियां उठाना। अब मान लीजिए माचिस की डिब्बी में खोला और तिल्लियां उसमें से 2-3 गिर गई, तो नीचे झुक करके ही तो मैं उठाऊंगा, यानी कि मेरा बॉडी इसमें भी ज्यादा मूवमेंट कर रहा है, ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा, धागे में मन के पिरोना। अब धागा क्या, धागे में मन का मतलब होता है मोती, यानी धागे में मैं मोती को पिरो रहा हूं, तो ये स्थूल गति कौशल नहीं है बल्कि सूक्ष्म गति कौशल है, क्योंकि इसमें बॉडी का मूवमेंट बाकी के 3 विकल्पों से कम हो रहा है, और यही इस एक तरीके से सूक्ष्म गति कौशल है। और प्रश्न में भी हमसे सूक्ष्म गति कौशल के बारे में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की पुस्तक में चित्रों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चों की पुस्तक में, किताबों में जो चित्र दिए गए रहते हैं उसके लिए कौन सा एप्रोप्रिएट है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बच्चे चित्रों को देख करके क्या कर रहे होते हैं, उससे कोरिलेट करके शब्दों को सीखते हैं। जैसे कि बच्चे के किताब में आप देखेंगे कैट का यानी बिल्ली का एक चित्र बना हुआ है, और इस बिल्ली से कोरिलेट किया गया है सी अल्फाबेट, यानी बच्चा अब सी को सीख रहा है। सी से अभी तक वो अपरिचित था, कहीं ना कहीं सी वो नहीं जानता था, लेकिन इस सी को जानने के लिए उस बच्चे के परिवेश से जोड़ करके बिल्ली को जोड़ा गया है, और बिल्ली क्या है, चित्र है। यानी बच्चे को नया कॉन्सेप्ट जिससे बच्चा अपरिचित था उसको सिखाने के लिए कहीं ना कहीं चित्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं, चित्र बनाने वाले तथा शिक्षक की कला और सौंदर्य बोध की सराहना करते हैं। यह विकल्प निगेटिव हो गया। टीचर या फिर चित्र बनाने वाले की चित्रों का सराहना करने के लिए उसकी पुस्तक में चित्र नहीं दिए गए हैं, बल्कि बच्चे कोरिलेट कर पाए, नए चीज़ों को सीख पाए, इसके लिए दिया गया है। विकल्प तीसरा देखिए, बच्चों की दृश्य साक्षरता विकसित करते हैं, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, चित्र शिक्षार्थियों द्वारा अपने आसपास क्या देखा, सुना और महसूस किया वो मिलान करने में सहायता करते हैं। ये थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है, फिर भी मैं स्टार लगा रहा हूं, आगे आपको पता चलेगा क्यों। एक पहला विकल्प देखिए, चित्र अपरिचित और याद किए जा सकने वाले संदर्भों में भाषा को समझने में मदद करते हैं। तो यहां पर भाषा को समझने में मदद करने की बात की जा रही है, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है, और ये कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर 2 जो है वो पहले से ऑप्शन नंबर 1 में इंक्लूडेड है। यहां पर फिर मैं बता रहा हूं कि आप याद करना, इसको देख करके निगेटिव मत मान लीजिएगा, क्योंकि इसी को क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं कि याद किए जा सकने वाले संदर्भ का मतलब क्या हो गया कि बच्चा जो कुछ भी अपने परिवेश में देखा हुआ है, जैसे बिल्ली को परिवेश में देखा हुआ था तो उसके संदर्भ से जुड़ा हुआ बिल्ली हो गया। अब उस बिल्ली को उसने कहां देखा था वो अपने सब कॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में तो लाता है ना, तभी तो उससे कोरिलेट कर पाएगा। यानी अपने सब कॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में लाना, यानी इसी को रिकॉल करना, यानी कि याद करने के सेंस में यहां पर कहा गया है। इसलिए याद करना अब यहां पर निगेटिव नहीं होगा बल्कि पॉजिटिव हो जाएगा। विकल्प नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। और अब ऑप्शन नंबर 2, चूंकि ऑप्शन नंबर 1 में पहले से इंक्लूडेड है इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। देखिए दोस्तों, इसी को क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं कि एक ही शब्द एक जगह नेगेटिव एक जगह पॉजिटिव कैसे हो जाता है, यही चीज आपको समझना होगा, और यही खूबी है सीटेट की परीक्षा में। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कहानियां बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने और उनमें
किसको विकसित करने में प्रोत्साहित करेगी? चौथे विकल्प से शुरू करते हैं। कहा जा रहा है कि गत्यात्मक कौशल। गत्यात्मक में ऐसा कौशल होता है जिसमें गति की जाती है। तो बच्चे कहानी पढ़े तो क्या गति कर रहे हैं? क्या उनमें गत्यात्मक कौशल विकसित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, निगेटिव हो गया। जीवन कौशल, जीवन को किस तरीके से जीना है, तो क्या ये केवल कहानियों के माध्यम से बताया जा सकता है? नहीं, और भी तरीके हो सकते हैं। तो जीवन कौशल भी यहां पर एप्रोप्रिएट नहीं माना जा सकता। दूसरा विकल्प देखिए, भाषा के रूपों को, भाषा के रूप यानी स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। तो देखिए ये एप्रोप्रिएट तो हो सकता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं केवल व्याकरण की बात कर रहा है। केवल व्याकरण तक संकुचित था, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्योंकि देखिए कोई भी भाषा सिखाई जाती है तो उसमें केवल व्याकरण इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि जब आपने मदर टंग एक्वायर किया था, नेचुरल इन्वायरमेंट में अपने मातृभाषा को बोलना सीखा था, तो उस समय आपने व्याकरण नहीं पढ़ा था, भाषा का कोई स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा था, बावजूद इसके आपने सीख लिया था। यानी कि एक ऐसा विकल्प जो केवल व्याकरण पर जोड़ देगा वो भी हमारा संकुचित होता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर व्याकरण से ज्यादा यह भी इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे को कितना अवसर दिया गया उस टारगेट लैंग्वेज को बोलने के संदर्भ में। क्योंकि आप सीबीएसई बोर्ड में देखेंगे तो वहां पर बच्चा प्राइमरी से ही उसको ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है कि उसको इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना है। तो बच्चा एनवायरनमेंट की वजह से वहां पर इंग्लिश बोलना सीख जाता है, जबकि उसको इंग्लिश का ग्रामर भी अभी सही से पढ़ाना शुरू नहीं किया गया था। यानी कि स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चे को भाषा सीखने के लिए अवसर देना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहां पर निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, साहित्य की सराहना बोध। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है। जैविक रूप से मतलब कि जब बच्चे जन्म लेते हैं उसी समय से उनमें भाषा उपस्थित होती है, तथा वह भाषा बच्चों में ठीक उसी तरह से विकसित होती है जैसे कि अन्य जैविक कार्य। यह कथन किसने कहा है? तो ये नॉम चॉम्स्की ने कहा है। नॉम चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चे जन्मजात एक युक्ति के साथ जन्म लेते हैं जो कि उनको भाषा अर्जित करने में मदद करती है और अन्य भाषाओं को सीखने में मदद करती है। उन्होंने ही बताया था कि बच्चे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं जो कि बच्चे को भाषा सीखने में या अर्जित करने में मदद करती है। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, सीटेट हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट के बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।